हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है जीआई डिसऑर्डर का, यानी लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का आपका लास्ट टॉपिक है आज, जो है कोलोरेक्टल कैंसर। हम लोग जानेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कोलोरेक्टल कैंसर, यानी आपके कोलोन और रेक्टल एरिया में अगर कैंसरस लीजन है, अगर कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। कोलोन समझ गए आप लोग, लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ कोलोन इंडिकेट किया जा रहा है। रेक्टल यानी रेक्टम, यानी आपका एनस एरिया। तो ये देखिए, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, और ये आपका रेक्टल एरिया है। तो इसमें अगर कोई लीजन हो, कोई मास हो, तो उसको हम लोग अगर वो उसका जो सेल है बायोप्सी करने पे पता चले कि उसमें मैलिग्नेंट सेल्स है, तो उसको हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है ना। कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है जिसकी वजह से ये प्रूफ हो कि इस पर्टिकुलर कारण की वजह से कैंसर हो गया है, या अभी तक इस पे कोई खोज नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? ये एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल फाउंड इन कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन और रेक्टम में कोई एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल का, तो उसको हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। क्या क्या कारण है और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखो यहाँ पे लिखा है ना, एग्जैक्ट कॉज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर आर अननोन। मतलब एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन कुछ पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, अगर फैमिली में किसी को हुआ हो, या ये ज़्यादातर देखा जाता है सर्वे के हिसाब से कि एवर 40 ईयर्स में पाया जाता है ना। इन्फ्लामेबल बॉवल डिजीज़, कोई इन्फ्लामेशन हो, जैसे आप देखते हो डाइवर्टिक्यूलाइटिस होता है, पहले आप लोग पढ़े हो, प्रीवियस क्लास में देख सकते हो, या कोलोन के इनर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अगर टाइम तक क्रॉनिक हो गया और आप लोग अनट्रीटेड उसको छोड़ दिए, तो वो कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है। अगर पॉलिपोसिस का हिस्ट्री है पेशेंट को, या कोई हाई फैट डाइट या लो रेसिड्यूअल और हाई फैट डाइट ज़्यादा ले रहा है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री है कैंसर का, बहुत ज़्यादा मोटापा है, या स्मोकिंग करता है, या अल्कोहल लेता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर और एक कारण बन सकता है आपके कोलोरेक्टल कैंसर का। अब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो वो आपको क्या कंप्लेन करेगा? जिसको कैंसर है वो आपको क्या कंप्लेन करेगा? सबसे पहले स्टूल में ब्लड आएगा, है ना। तो कैंसरस लीजन है तो वो हमेशा ब्लीड करता है, तो आपके स्टूल से ब्लीडिंग होगी, आपका जो बॉवल हैबिट है वो चेंज हो जाएगा, वोमिटिंग टेंडेंसी होगी, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। कभी कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कभी मीन्स जो आपके कोलोन का जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। कोलोन का नॉर्मल एक्टिविटी क्या है? देखो, इसी के लिए आप लोगों को एनाटॉमी पहले बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, ताकि आप लोग नॉर्मल थिंग्स जान लो कि नॉर्मल क्या क्या हो सकता है। तो कोलोन का क्या है नॉर्मल एक्टिविटी? नॉर्मल एक्टिविटी ये है कोलोन का कि ये आपके जो बॉवल होता है, जो फूड आप लेते हो, फूड कंज्यूम करते हो, वो जो बॉवल आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको तब तक डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता रहता है जब तक वो सेमी सॉलिड ना हो जाए। और इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है? बेसिकली फ्लूइड एंड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गया, तो अब आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो डायरिया हो रहा है। अगर एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यानी आपका स्टूल हार्ड हो जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एनीमिया भी हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब वो जो आपका ट्यूमर है, वो ट्यूमर ग्रोथ उसका बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट है, ग्रोथ बड़ा हो गया, तो ये जो आपका खाना यहाँ से ऐसे होते हुए, यहाँ होते हुए, यहाँ होते हुए जो आगे बढ़ता है, तो ये तो रास्ता ब्लॉक कर देगा ना। तो रास्ता ब्लॉक कर देगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पाल्पेबल मास आप फील करोगे इंस्पेक्शन और परकसन के दौरान।
फिर क्या होता है आपका डायग्नोसिस कैसे करोगे, किस बेसिस पे डायग्नोसिस बनाओगे? पहले तो पेशेंट का क्लिनिकल फीचर्स देखोगे, उसको इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पेशन करोगे, जो आपका 4 आप लोगों को असेसमेंट में मैंने बताया था कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन, ऑस्कल्टेशन, ये सब करते हैं हम लोग। तो ड्यूरिंग परकसन आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का एक पाल्पेबल मास आपको अराउंड द एरिया ऑफ कोलोन आपको फील हो जाएगा। एक्सरे करोगे कोलोन का, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, सीटी स्कैन कराओगे, रेक्टल एग्जामिनेशन अगर डिजिटली कराओगे तो उसमें आपको पता चल जाता है, उसका मतलब जो दिख जाता है कि ब्लॉकेज है और एक पाल्पेबल एक मास है वहाँ पे, ग्रोथ है वहाँ पे जो दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं हम लोग, बायोप्सी करते हैं उस मास में से कुछ टिश्यू को कट करके हम लोग लैब में टेस्ट कराते हैं। तो किसी भी कैंसरस लीजन का टेस्ट कराने को हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं, तो उससे पता चलता है। कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर अगर ये सब करने से प्रूफ हो गया कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट पहले करेंगे, जिसमें आपका यूजुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें डन होता है, लेकिन कुछ मेडिकल मैनेजमेंट में वही हम लोग केमो और रेडियोथेरेपी जो आपको मैंने कल के कैंसर में बताया था, यानी गैस्ट्रिक कैंसर में बताया था, वो करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है कि इसके लिए हम लोगों को सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ड्रग्स भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। क्या क्या प्रोसीजर करेंगे? सबसे पहले सेगमेंटल रिसेक्शन एंड एनाटोमोसिस हम लोग करते हैं, जिसमें ट्यूमर जो है, अफेक्टेड पार्ट है जो भी, उसको रिमूव करते हैं। यानी आपका मान लो कि इंटेस्टाइन, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, मान लो कि ये आपका कोलोन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। अब मान लो ये एरिया आपका डैमेज है, पूरी तरह से कंप्लीटली एरिया आपका डैमेज है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस एरिया को कट करके हटा देंगे, और ये जो सिक्कम वाला एरिया है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रहा है, उसको हम लोग यहाँ जो आपका ये ट्रांसवर्स कोलोन है उससे हम लोग जोड़ देंगे। तो वो हो जाता है सेगमेंटल रिसेक्शन एंड एनाटोमोसिस, ठीक है। तो ये आपका करते हैं हम लोग। सेकंड क्या है आपका? एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। इसमें क्या करते हैं, जो अफेक्टेड कोलोन है या होल रेक्टम है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और एनस को परमानेंटली क्लोज कर देते हैं, है ना। इसको परमानेंट कोलोस्टोमी बोलते हैं। और एक हम लोग अलग इसका पाथ बनाते हैं, जो आपका जो वेस्ट है, जो आपका डिफेकेशन है, वो अलग पाथवे से हो। तो ये आपका एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन होता है। टेम्पोररी या परमानेंट कोलोस्टोमी करते हैं हम लोग, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल पेशेंट जो है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या करोगे? यानी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है कोलोरेक्टल कैंसर का, जिसमें आपको 2 प्रोसेस बताया गया, एक सेगमेंटल रिसेक्शन और एक एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। तो सेगमेंटल रिसेक्शन तो चलो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये जो पेरिनियल रिसेक्शन है, इसमें क्या होता है, कोलोन या रेक्टम को, जो अफेक्टेड रेक्टम है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वाइटल्स पेशेंट का हमेशा देखेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, न्यूट्रिशनल लेवल पेशेंट का देखते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल पेशेंट का टाइम टू टाइम चेक करते हैं। पेशेंट बहुत एंजाइटी में होता है, तो वो पेशेंट का एंजाइटी लेवल देखते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको हम लोग सही करते हैं, यानी हम लोग उसको अलग से हम लोग वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए आरएल और सलाइन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। रेक्टल ब्लीडिंग के वजह से एनीमिया हो रहा है, तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करते हैं। पेशेंट को हम लोग लो रेसिड्यू डाइट देते हैं, जिससे उसको सर्जरी के बाद खाना पचाना बहुत ईजी हो जाए, यानी आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आपके खाने को डाइजेस्ट करने में। पेशेंट को सर्जरी के वैसे तो 8 से 10 घंटे पहले
कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ताकि फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट के रिलेटिव्स को और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करना है वो बताते हैं, क्योंकि ऑल टाइम पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता और हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं रह सकता है। तो हम लोगों को उसके गार्जियन को और पेशेंट को सब कुछ बताना होता है। रिटन कंसेंट लेना होता है पेशेंट और रिलेटिव से, सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी, ठीक है। स्किन को सर्जिकली प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ हम लोग ऑपरेशन होने से पहले करते हैं, स्किन को प्रिपेयर करना या कंसेंट लेटर साइन कराना या जो भी चीज़ होता है, तो ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक जो था कोलोरेक्टल कैंसर। इसका कॉज अननोन है, और कहीं भी आप कैंसर देखोगे तो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना, और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका कोलोरेक्टल कैंसर आज का टॉपिक था। इसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ये आप पूछ सकते हैं। जीआई डिसऑर्डर में बस इतना ही आपको टॉपिक्स पढ़ना है। कोई टॉपिक अगर आपके हिसाब से रह गया हो तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस अकॉर्डिंगली हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। आगे आपको कौन सा सिस्टम स्टार्ट करना है, मैं सोच रही थी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स आपको स्टार्ट कर दूं। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आप लोग ओके हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अदरवाइज आप जो टॉपिक बोलोगे, जो सिस्टम रिलेटेड बोलोगे, मैं वो आपको स्टार्ट कर, सब तो पढ़ना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर किसी का कमेंट नहीं आता है तो मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरा क्लास कल होगा तो होगा, नहीं तो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। सैटरडे संडे मैं ऑफ रखती हूँ, तो मंडे से मेरा क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग ज्वाइन करना सेम टाइम पे, और जो भी आप लोगों को डाउट्स हो वो क्लियर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूँगी तो फिर आपको डिटेल